हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं 4 तारीख को आपका साइंस का एग्ज़ाम है। साइंस के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप लोगों ने बहुत मेहनत की होगी, लेकिन अब क्योंकि एग्ज़ाम आ चुका है तो अब हमारी तैयारी और हमारी मेहनत थोड़ी अलग तरीके से होगी। कई सारे बच्चों को इस समय ये रहता है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाए या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाए। कौन से टॉपिक हमें करने चाहिए, कौन से टॉपिक नहीं करने चाहिए और किन टॉपिक्स को हमें बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कौन से चैप्टर्स हैं जिनके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से टॉपिक्स के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है और कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको याद जरूर करके जाने हैं, जिनके पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। मैं आपको ये बता दूं, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को आप सभी जरूर देखें और साथ में एक कॉपी और पेन आप लेकर बैठें, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूंगा तो जो भी इंपॉर्टेंट आपको मैं बताऊंगा उसको आप शॉर्ट में नोट डाउन जरूर कर लें और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। हमारे पास अभी 3-4 दिन का समय है, लेकिन इस 3-4 दिन के समय में अगर हम बिल्कुल अपनी स्ट्रैटेजी अच्छे से बनाकर तैयारी करेंगे तो हमारे बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो यहाँ अगर आप देखेंगे, सबसे पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो एक्टिविटी है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन वाली, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर अच्छे से पढ़ लेंगे। आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या होता है, क्या बनता है। वाइट कलर का होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन इसमें यह आता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको सैंड पेपर से रब क्यों किया जाता है। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, तो इसको आप कर लेंगे। इसके बाद अगर हम आते हैं, देखो मैं आपको जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना मैं वो बताऊंगा, छोटी मोटी चीज़ें मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, वो अंडरस्टूड है, आप उनको याद करेंगे ही। इसके अलावा एक बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, इक्वेशंस को क्या करना, बैलेंस करना, ठीक है ना। ये तो आपने 10th क्लास की स्टार्टिंग में ही जब हम आते हैं तभी हम सीख जाते हैं, तो इसलिए कुछ रिएक्शन 10-15 रिएक्शंस आप अपने हाथ से एक बार बैलेंस करके जरूर देख लें। इसके बाद देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चंस, ये पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। जैसे पहला क्वेश्चन तो यही आ गया कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करना चाहिए जलाने से पहले, ठीक है ना। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है और ऐसे थर्ड क्वेश्चन है। इन 3 क्वेश्चंस को आप जरूर कर लेंगे। इसके अलावा हमें पता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कितने तरह की होती है, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये इनकी डेफिनेशन और दो दो एग्जांपल्स आप जरूर याद रखें, क्योंकि इनसे रिलेटेड घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। जैसे पहली कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डेफिनेशन इसकी याद रखेंगे। और इसकी ये वाली एक एक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम क्या करते हैं, क्विक लाइम लेते हैं और क्विक लाइम को वाटर में मिलाते हैं तो स्लेक्ड लाइम बनता है। यहाँ पे पूछा जाएगा, डायग्राम देकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब हम क्विक लाइम को वाटर में मिलाते हैं तो हीट में क्या चेंज आता है। तो आप याद रखेंगे, बीकर हमारा गर्म हो जाता है, जब टच करेंगे तो वो गर्म हो जाएगा, मतलब हीट रिलीज होती है। और जिसमें हीट रिलीज होती है स्टूडेंट्स, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा एक ये वाला जो पार्ट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, मतलब दीवारों पर जब हम क्या करते हैं, चूना जो लगाते हैं, है ना, तो आपने देखा होगा उसके ऊपर दीवारों पर शाइनिंग आने लग जाती है। तो क्यों आती है, CO2 की वजह से। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा एक सवाल यहाँ पर यह आता है कि जो हमारा रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ये और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे। जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है उसको जलाया जाता है, मतलब ग्लूकोज का कंबशन होता है। कार्बन के किसी भी कंपाउंड का अगर कंबशन होता है तो उसमें याद रखेंगे हमेशा एनर्जी या हीट रिलीज होती है। और जिस किसी रिएक्शन में एनर्जी या हीट रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। स्टूडेंट्स, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आप ज़रूर दबा दें। और इस वीडियो को देखने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो इसका फ़ायदा उठा सके। नेक्स्ट अगर हम आगे चलते हैं, जैसा मैंने बताया था आपको, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डेफिनेशन याद कर लेंगे और दो दो एग्जांपल याद कर लेंगे, ठीक है ना। इसमें आपको पता है, देखो शुरू के जो चैप्टर्स हैं ये आप अब तक कई कई बार पढ़ चुके होंगे, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा मोटा मोटा ऊपर से आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के दोनों तीनों जो एग्जाम्पल्स हैं आप अच्छे से इनको जरूर कर लेंगे। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में कई तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। जैसे
एक क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की हम एक्टिविटी करते हैं तो इसमें दो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, वो कौन सी होती हैं? तो याद रखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दोनों जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं उनका क्या रेशियो होता है? तो याद रखेंगे 2:1 का। हाइड्रोजन हमेशा डबल होगी, ऑक्सीजन उसकी कम होगी, हाफ होगी मतलब, ठीक है ना। या इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं इनकी पहचान कैसे करेंगे? तो ये आंसर्स आप तभी दे पाएंगे जब एक्टिविटी को आप अच्छी तरह से एक बार पढ़ लेंगे और समझ लेंगे, तो ये आप जरूर कर लें। इसके अलावा एक छोटा सा क्वेश्चन फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का, ये रिएक्शन आप देख सकते हैं, याद रख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें ये दो जो क्वेश्चंस हैं कई बार पेपर में आपके पूछे गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस है, इनको आप देख लेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन छोटी सी डेफिनेशन है, इसको याद कर लेंगे और दो एग्जांपल याद रख लेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको पता है, अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ये सारी जो रिएक्शंस है इनकी डेफिनेशन और दो दो एग्जांपल याद करने जरूरी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखेंगे इसमें प्रेसिपिटेट बनता है, इसलिए इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अच्छा, इसका एक दूसरा एग्जाम्पल होता है, याद रखेंगे आप। अगर हम इसमें क्या करते हैं भाई, लेड नाइट्रेट लेते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक दूसरा एग्जांपल याद रखें कि लेड नाइट्रेट लेंगे और हम एक ले लेंगे पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki। तो इसमें हमारा एक बनता है PbI2। PbI2 होता है हमारा लेड आयोडाइड, येलो कलर का बनेगा, ये ध्यान रखेंगे। और एक बनता है साथ में क्या हमारा KNO3, ठीक है ना। तो ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जाम्पल ये रहा और एक ये हो गया हमारा। आगे अब हम चलते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, घुमा फिरा के पूछा जाता है। आपसे ये पूछा जाएगा इसमें कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, या कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है कहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ता है तो वो क्या होगा हमारा ऑक्सीडेशन, और अगर घट रहा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। ऐसा ही हाइड्रोजन में उल्टा हो जाता है ये, ठीक है ना। तो सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, जरूर आप इसको रिवाइज कर लें। इसके बाद ये दो टॉपिक हैं छोटे छोटे, कोरोजन और रेंसिडिटी। तो 5-5 मिनट लगेंगे मुश्किल से पढ़ने में, तो इनको आप पढ़ लेंगे और यही हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, कुछ तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कुछ क्वेश्चन अभी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे बैलेंसिंग वगैरह है, ये तो आप कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ आप देखें क्वेश्चन ये इस तरह का आपका बनेगा एक, कि व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में क्या है डिफरेंस आपको बताने हैं। 10th क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया था कि रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11th कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके अलावा अगर हम बात करें 15 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 हो गया, 16 हो गया है ना, 17 भी आ चुका है पहले, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 19 और 20 ये दोनों भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारे चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्वेश्चन आता है क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन गैस इनर्ट गैस होती है, वो चिप्स में जो ऑयल प्रेजेंट होता है ना वो उससे रिएक्ट नहीं कर पाती, अल्टीमेटली हमारे जो चिप्स होते हैं वो सेफ रहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। इसके मैंने सभी इंपॉर्टेंट जो हो सकते थे क्वेश्चंस और टॉपिक्स वो आपको बता दिए हैं। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 में अब हम देखेंगे यहाँ पर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ये चैप्टर है। यहाँ पर आपको सबसे पहले इंडिकेटर्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। नेचुरल और सिंथेटिक जो होते हैं, कब किसका क्या कलर चेंज होता है, और ये याद रखना इसलिए ज़रूरी है स्टूडेंट्स क्योंकि आपको पता है आपके 20 MCQs भी आएंगे और इन MCQs में इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप सारे इंडिकेटर्स को ज़रूर पढ़ लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, इसमें मेन आपको एसिड और बेस की जो रिएक्शंस होती है ना उन्हें याद करनी है, और इसमें रटने के अलावा और कोई तरीका नहीं है। प्रैक्टिस आप लिख लिख कर इसके करेंगे तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। एक ये एक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी भी और ये डायग्राम भी। या तो डायग्राम आपको दे देंगे, पूछा जाएगा कि कौन सी गैस इसमें से निकल रही है, या ये पूछा जाएगा कि हो क्या रहा है इसमें। तो देखो क्या हो रहा है मैं बता देता हूँ। आपने एक जिंक मेटल के टुकड़े लिए हुए और उसको आपने डाला हुआ है किसमें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, मतलब H2SO4 में। तो यहाँ पर आपको गैस निकलती हुई दिखाई देती है, पूछेगा कौन सी गैस है, तो आप याद रखेंगे रिएक्शन के बाद एक बनता है ZnSO4 और साथ में हमारी बनती है कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। ये पूछा जा सकता है कि ये जो गैस प्रोड्यूस हुई है ये कैसे पता चला आपको, तो याद रखेंगे हाइड्रोजन गैस की पहचान कि अगर जलती हुई माचिस की तिल्ली इसके पास लेकर आएंगे तो वो पॉप साउंड के साथ जलती है, तो अल्टीमेटली वो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। इसके अलावा मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की भी एसिड से करवाएंगे, तो इसमें ये दोनों रिएक्शन होती है हमारी। गैस कौन सी प्रोड्यूस होती है, CO2, और CO2 की पहचान का तरीका भी याद रखेंगे
कि अगर हम जलते ही माचिस की तिल्ली इस गैस के पास लेकर जाएंगे तो वो बुझ जाएगी, तो CO2 गैस है। दूसरा तरीका जो केमिकल एक मेथड है वो ये है, लाइम वाटर, चूने का पानी आपने लेना है और उसमें CO2 गैस पास करानी है। जैसे CO2 गैस हम पास कराएंगे तो जो लाइम वाटर है ना स्टूडेंट्स, वो हमारा मिल्की हो जाएगा, है ना, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। और यही पहचान होती है CO2 गैस की। और ये क्यों होता है मिल्की? कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से। इसके अलावा एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आ जाएगी, है ना। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को आपस में मिलाते हैं तो एक न्यूट्रल सॉल्ट बन जाता है और हमारा वाटर बन जाता है, तो ये होती है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बाकी और छोटी छोटी रिएक्शंस हैं, इनको जब आप देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अब एक आएगा कि भाई पीएच के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और एसिड और बेस की जो केमिकल वाली डेफिनेशन है वो आपको याद होनी चाहिए, पूछी जा सकती है कि एसिड्स क्या होते हैं या एसिड की पहचान क्या होती है। तो आप याद रखेंगे एसिड्स वो होते हैं जो वाटर में डिजोल्व करने पर H पॉजिटिव आयन या H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन देते हैं। और बेस उन्हें कहते हैं जो वाटर में डिजोल्व करने पर क्या करते हैं, OH नेगेटिव या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो डेफिनेशन इनको याद आपने रखनी है अच्छी तरीके से। इसके अलावा यहाँ पर देखो ये जो 6 क्वेश्चंस है ना स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके आंसर्स भी लगभग एक जैसे हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इनको आप जरूर पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, इनमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। इसके अलावा यहाँ पर आएगा पीएच, है ना, कि एसिड और बेस कौन कितना स्ट्रांग होता है कितना वीक होता है। तो ये आपको पता होगा, बताने की जरूरत है नहीं वैसे। जिसकी पीएच होती है 7 वो होता है न्यूट्रल, 7 से कम वाले सारे के सारे क्या होते हैं, एसिड, और 7 से ज़्यादा वाले सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे बेस होते हैं, ठीक है। 7 से कम वाले मैंने बताया भी एसिड होते हैं, तो जितना कम होते जाएंगे पीएच की वैल्यू जितनी कम होती जाएगी 7 से, वो एसिडिक करेक्टर बढ़ता जाएगा। जबकि बेस में क्या होता है, उल्टा होता है, जितना पीएच बढ़ती जाएगी तो बेस उतना क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा वो, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस घुमा फिरा के यहाँ पर पूछे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए किसकी मतलब कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है, कौन वीक बेस है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आएगा आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, ये कोई ज़्यादा खास नहीं है, ये भी खास नहीं है। पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, जरूर आप पढ़ लेंगे कि जब हमें एसिडिटी हो जाती है या जब हम कोई ज़्यादा मसालेदार खाना खा लेते हैं तो पेट में हमें एसिडिटी होती है। तो वो क्यों होती है, क्योंकि पेट में हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होने लग जाता है, उसकी वजह से हमारे अंदर की जो दीवार है वो थोड़ी जलने लग जाती है। तो कहता है कि भाई इसको कैसे आप रिलीफ मिलेगा हमें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेस का यूज़ करते हैं। और उन बेस को ही हम क्या करते हैं, एंटासिड कहते हैं, है ना। एंटासिड वो होते हैं जो एक्सिस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस होता है ये। इसके अलावा बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं, इनो यूज़ कर सकते हैं, डाइजिन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आएगा हमारा पीएच चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके। पीएच चेंज होने की वजह से हमारे जो दांत होते हैं वो भी ख़राब होने लग जाते हैं। तो ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लेंगे, यही आपका आंसर माना जाएगा, ठीक है ना, आप ये लिख सकते हैं। इसके अलावा ये एक टेबल इंपॉर्टेंट है कि किस किस में कौन कौन सा एसिड होता है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ना। तो विनेगर में एसिटिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, ये सारे आप याद कर लेंगे, 2 टेबल बनी हुई है यहाँ पर। इसके बाद आते हैं हम सॉल्ट के बारे में। अब सॉल्ट में देखो बताने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि 5 आपको यहाँ पर केमिकल कंपाउंड मिलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके अलावा आपका आ जाएगा वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा। तो इनका आपने क्या करना है, एक तो प्रिपरेशन, प्रिपरेशन मतलब इनके रिएक्शन कैसे हुई है, ठीक है। इसके अलावा आपको इनके यूजेस, और इसमें डायग्राम अगर है, वैसे डायग्राम को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा उससे भी पहले एक चीज़ और, इनका केमिकल नेम और केमिकल फार्मूला। तो 4-5 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इनको नोट डाउन कर लेंगे। केमिकल नेम आपको बताना है, केमिकल फार्मूला आपको बताना है, तीसरा आपको बताना है क्या, इनकी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में याद रखना थोड़ी सी थ्योरी भी लिखनी है और रिएक्शन भी लिखनी है। चौथी चीज़ आ जाएगी, जो भी कंपाउंड आपका बन रहा है उसके क्या बताने हैं, आपको यूजेस बताने हैं। और पांचवी चीज़ चलो यही लिख देता हूँ मैं, रिएक्शन। प्रिपरेशन में प्रिपरेशन लिखेंगे पहले, फिर रिएक्शन। तो ये 5 स्टेप में आप इसका आंसर देंगे, क्योंकि इसके जो नंबर हैं वो भी ज़्यादा मार्क्स के ही पूछे जाएंगे आपसे ये। तो 5 ही हमारे कंपाउंड है, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एक ब्लीचिंग पाउडर हो गया, एक बेकिंग सोडा हो गया, एक हमारा वॉशिंग सोडा हो गया, और एक हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ठीक है ना। तो इनकी प्रिपरेशन, यूजेस, ये सब आप जरूर याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का। अब आ जाते हैं देखो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस पर।
एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जितने भी एमसीक्यूज दिखे ना, उनको छोड़ना मत, उनको तो ज़रूर आप लोग कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसी में से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो भाई, सीधी सी बात है, अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है और बढ़िया अगर नंबर लेकर आने हैं और कम समय में, आप अगर ये चाहते हो कि ज़्यादा ना पढ़ना पड़े हमें, जितना मैं बस बता दूं उतना अगर आप पढ़ लोगे तो मैं ये श्योरिटी लेता हूँ इस बात की कि आपके बहुत बढ़िया नंबर आ जाएंगे। इतना आप करके चले जाओ जितना आज की इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है। ये 9th क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट है, 10th क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट है, 11th भी है, 12th भी है। उसके अलावा 13th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में इसलिए रखा जाना चाहिए क्योंकि अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी वाली जगह पर रख देंगे तो वो पानी से रिएक्ट करके क्या हो जाता है, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है और वो ख़राब हो जाएगा, हमारे काम का नहीं रहेगा। तो चलो स्टूडेंट, सेकंड चैप्टर भी हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब हम आ जाते हैं कौन से, चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, हो सकता है आज की इस वीडियो में मैं बस आपको केमिस्ट्री का ही बताऊँ, बाकी की जो है फिजिक्स और बायो के वो मैं आपको दूसरी वीडियोस में बताऊँ। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूँ ज़रूर, क्योंकि 4 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो तब तक मैं आपके लिए बहुत सारी ऐसी वीडियोस जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। डेली 1 या 2 वीडियोस मैं इस चैनल पर डालूंगा, तो आप उस चैनल को, आप उन वीडियोस को ज़रूर आप देखते रहें। और अगर नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे। चलिए अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की ओर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहाँ पर सबसे बेसिक चीज़ है मेटल्स की और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये आपको अच्छे से पता ही होंगे कि मेटल्स डक्टाइल होती है, नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख लेंगे, आपने लिखी हुई भी होगी, है इसमें कुछ बताने की खास बात नहीं है। डेफिनेशन यहाँ पर ज़रूर बताने वाली है कि भाई मेटल जो होती हैं वो किन्हें कहते हैं और नॉन मेटल्स किन्हें कहते हैं। अच्छा, 1 नंबर के लिए ये वाले क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि भाई ऐसी मेटल बताओ जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर, तो सब जानते होंगे मरकरी, है ना। अच्छा, ऐसी बताओ कैन इजीली कट विद ए नाइफ। जल्दी से बताओ, जिन बच्चों को आंसर पता है कमेंट में आंसर लिखेंगे इसका, मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ। सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है, ऐसी मेटल आपको बतानी है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। जल्दी सेकंड पॉइंट डाल के आंसर लिखेंगे। तीसरा है आपको बताना है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हीट की बेस्ट कंडक्टर कौन होती है। और चौथा आपको बताना है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो जल्दी से इन चारों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताएं, पता चलेगा मुझे कि आप कितने पढ़ने वाले हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो देखो यहाँ पर भी वही रटने वाली बात है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या करते हैं हम कि ये मेटल्स रिएक्शंस कैसे करती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेटल को जब जलाया जाता है एयर में तो क्या होता है। तो याद रखेंगे मेटल की ऑक्सीजन के साथ होती है तो क्या बनता है, हमारा मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर एक कुछ जो रिएक्शंस हैं इनको आप ज़रूर ध्यान रख लेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड वाला, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको आधी रिएक्शन दे दी जाएगी और आपको क्या कहा जाएगा, कंप्लीट करने के लिए, तो आपको याद होनी चाहिए। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ठीक है ना। तो एक रिएक्शन भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर एक एनोडाइजेशन, एक प्रोसेस है, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। तो हम मेटल के ऊपर, एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एनोडाइजेशन कहते हैं, ताकि उसका और ज़्यादा ऑक्सीडेशन ना हो सके। इसके अलावा मेटल की वाटर के साथ हम रिएक्शन करेंगे। यहाँ आपको ये वाली बात याद रखने वाली है कि मेटल जो है हर तरह के वाटर के साथ एक जैसे रिएक्ट नहीं करेगी। कोल्ड वाटर के साथ अलग रिएक्शन होती है, हॉट वाटर के साथ अलग रिएक्शन होती है, स्टीम के साथ अलग रिएक्शन होती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अलग से लिखी हुई होंगी, अगर नहीं भी लिखी हुई है तो इस टॉपिक को आप पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। एसिड के साथ रिएक्शन दे रखी है मेटल की, तो देखो सीधी सी है, मेटल की अगर हम क्या कर देंगे, एसिड के साथ रिएक्शन कर देंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनेगा। जैसे मान लो जिंक मेटल है, अगर हम इसकी HCl से रिएक्शन कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये ZnCl2 प्लस का हाइड्रोजन गैस। ज़्यादातर केस में यही होता है। कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी मेटल की, अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। स्टूडेंट्स, अब अभी तक आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताएं। और मुझे ये बताएं कि इन 3-4 दिनों में आप और किस तरह की वीडियोस चाहते हैं, ताकि आपकी और ज़्यादा बढ़िया तैयारी हो सके। अपनी तरफ से तो मैं वीडियोस आप लोगों के लिए लाऊंगा ही, जिसमें आपसे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाएंगे और आपको उसमें इन्वॉल्व भी होना है। लेकिन आप भी अपनी तरफ से बता सकते हैं किन टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए।
नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक है एक्वारेजिया। अधिकतर सब बच्चे जानते होंगे, तो एक्वारेजिया आप याद रख लेंगे कि हम 3:1 के रेशो में लेते हैं HCl और HNO3 को, ठीक है ना। तो इसमें पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। फिर इसके बाद यहाँ पर आएगा एक रिएक्टिविटी सीरीज़। पता है रिएक्टिविटी सीरीज़ आप अगर याद रख लोगे तो MCQs में अगर कोई क्वेश्चन आते हैं, पता है MCQs में कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि भाई ये बताओ कि जिंक और कॉपर है, तो इसमें से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है या कौन डिस्प्लेस कर देगा या नहीं कर देगा। तो आप तभी कर पाओगे जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होगी, तो इसको कर लेंगे आप ज़रूर। इसमें ये एक फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थर्ड बड़ा है, वैसे आया हुआ है कई बार। अगर आप करना चाहें तो इसको कर लेंगे, पर समय अगर आपके पास हो तभी आप करें इसको, ठीक है ना। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर आयनिक बॉन्ड के बारे में। यहाँ पर देखो, जब मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच एक बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करके, तो उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसका आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन आपसे पूछा जा सकता है, जैसे NaCl कैसे बना, है ना, MgCl2 कैसे बना। तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन आप ज़रूर याद रखेंगे। इसके अलावा इनकी प्रैक्टिस आप कर लेंगे। Na2O कैसे बना, CaO कैसे बना, है ना। मेटल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है नॉन मेटल की तरफ। आपको अगर नहीं पता या नहीं मिले तो अपने टीचर से आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती है किसकी, आयनिक कंपाउंड की। तो आयनिक कंपाउंड की ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, 5 है बल्कि, यहाँ पे 2 पॉइंट है, इसको रट लेंगे आप ज़रूर। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ याद करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी देखो जो क्वेश्चन मैंने दिया है Na2 और MgO का, ये बुक में आपको मिल जाएगा आराम से, इसका फॉर्मेशन आप कर देंगे। इसके बाद हमारा एक टॉपिक आएगा अकरेंस ऑफ मेटल्स। अकरेंस ऑफ मेटल्स ये टॉपिक पहले कई बार हट चुका था, डिलीट हो चुका था, लेकिन इस बार ये टॉपिक आपका है सिलेबस में। तो यहाँ पर आपको ये पता करना होगा कि भाई मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनके ओर में से। तो ये पूरा लॉन्ग मेथड है, पूरा प्रोसीजर आपको अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा कि भाई जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में लो में आती है उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, 2 रिएक्शन याद कर लेंगे। जो मिडिल में आती है उनको कैसे किया जाएगा। मिडिल में यहाँ पर 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट आएंगे, एक आएगा रोस्टिंग और एक आएगा कैल्सिनेशन, ठीक है। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको कर लें आप ज़रूर। इसके बाद आएगा हमारा, यहाँ पर एक रिएक्शन आती है थर्माइट रिएक्शन, ये रही थर्माइट रिएक्शन, जिसको हम जो रेल की पटरियों के बीच में जो गैप्स होते हैं उनको जोड़ने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये आप रिएक्शन और डेफिनेशन दोनों याद करेंगे। अब जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर टॉप पर जो आती है उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, इस वाले मेथड से किया जाएगा, ये आप पढ़ लेंगे। एक आएगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। जब हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो कुछ इम्प्योर फॉर्म में होती है, प्योर फॉर्म में प्राप्त करने के लिए उनका रिफाइनिंग की जाती है। कैसे किया जाता है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम से क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर आपका, तो इसको आप कर लेंगे ज़रूर। और लास्ट टॉपिक है कोरोजन। ये छोटा सा टॉपिक है, आपको पता ही होगा इसके बारे में। अगर कोई भी मेटल है उसके ऊपर ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट इनकी लेयर अगर चढ़ जाती है तो वो मेटल धीरे धीरे ख़राब होने लग जाती है। इसको हम क्या कह देते हैं, कोरोजन कहते हैं। प्रिवेंशन के 3-4 तरीके याद रखेंगे, पेंट करके। इसके अलावा आयरन के ऊपर हम ऑयलिंग या ग्रीजिंग कर देते हैं, ठीक है ना। मेन होता है हमें मॉइस्चर और ऑक्सीजन या सल्फर से बचाना। तो ये वाला चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है, इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया आपको। वही अगेन 5 यहाँ पर आपको MCQs दिए हुए 4, इन्हें आप ज़रूर कर लेंगे। अब देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड पहले भी बताया था, 6 क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन भी कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा 12th क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गिव रीजंस, जिसमें रीजंस आपसे पूछे जाते हैं। और इसके अलावा एक ये 13th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बस यही है, बाकी और नहीं है इसमें। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारा आ गया है चैप्टर नंबर 4, और मुझे लग रहा है अभी इस वाली वीडियो में हम बस केमिस्ट्री ही करेंगे, क्योंकि बाकी सब मैं अगर इसमें करवाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए ये वीडियो देखने के बाद आप 2 वीडियोस और देखेंगे, जिसमें एक में फ़िज़िक्स के इंपॉर्टेंट आपको बताए होंगे और एक बायो के आपको इंपॉर्टेंट बताए होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को आप याद ज़रूर कर लें, समझ ज़रूर लें आप। चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो है आपको पता ही होगा, इसमें मेन चीज़ क्या है, इसमें मेन है आपका नेमिंग, उसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड। देखो कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशंस आजकल पेपर में पूछी जाती है। कितने टाइप का होता है आपको पता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो तीनों की जो फॉर्मेशन होता है ना, शेयरिंग करके जो हम बनाते हैं,
ये आपको बनानी आनी चाहिए। आपसे किसी भी तरह का कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन बनाने के लिए पूछा जा सकता है, तो ये तीनों आप जरूर कर लेंगे। इसके अलावा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कम है चांसेस आने के, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आएगा, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्यों होता है ना, या वाई डू कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, इतना सारे कंपाउंड क्यों बना लेता है। तो दो रीज़न इसके याद रखने हैं कि भाई इसके दो रीज़न होते हैं। एक तो होता है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, कार्बन हैज़ अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ द कार्बन, पहले चीज़ ये हो गई। और दूसरा हमारा इसमें ये हो जाएगा कि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। 4 वैलेंसी होने की वजह से इसको हम टेट्रावैलेंट भी कहते हैं, या टेट्रावैलेंसी इसको हम कह देंगे। और इसकी वजह से क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है और दूसरे कार्बन एटम के साथ, और इन दो रीजंस की वजह से इतने सारे कंपाउंड इसके बन जाते हैं। कैटिनेशन क्या होता है, ये होता है कैटिनेशन कि अगर एक कार्बन एटम अपने ही जैसे कार्बन के साथ बहुत लंबी चेन बना रहा है तो वो कैटिनेशन होती है। तो कार्बन के दो ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा कंपाउंड बना पाता है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं, सैचुरेटेड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब यहाँ पर ये सारा पार्ट आपका इधर नेमिंग वाला पार्ट आ जाएगा, ये आप लोगों ने अच्छे से अपने आप से सीखा हुआ होगा, नेमिंग और स्ट्रक्चर। अभी मैं यहाँ पर बताऊँगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, समय क्योंकि कम है हमारे पास, तो इसलिए आप ये ज़रूर कर लें। और एक फंक्शनल ग्रुप वाली नेमिंग भी बहुत ज़रूरी है, इसको कर लें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो, आपसे स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए पूछी जा सकती हैं कि भाई जैसे ब्यूटेन है, ब्यूटेन की स्ट्रक्चर बनाओ या ब्यूटेन का फॉर्मूला बनाओ, या आपसे ये कह दिया जाएगा कि भाई बताओ, ये एक आपको स्ट्रक्चर दी हुई है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम बताओ। चलो मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, जल्दी से वीडियो को पॉज करें और इसका नाम बताएं आप। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम जल्दी आप सभी कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं मेरे को क्या इसका नाम होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं इधर, तो इसका नाम होगा ब्यूटीन। ठीक है, अभी जो बनाया मैंने ऊपर उसका नाम क्या होगा, ब्यूटीन। जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं दिया वो ध्यान रखें, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए जवाब दिया करें ज़रूर। ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 4th क्वेश्चन, इसका 5th क्वेश्चन। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ये वाले दोनों, ठीक है, तो इनको रट लो अच्छी तरीके से, याद कर लो 4th और 5th क्वेश्चन को। एक ये भी आता है आपका, 3rd क्वेश्चन भी आता है, साइक्लोपेंटेन की इलेक्ट्रॉन डॉटर स्ट्रक्चर। तो आपके पास जो भी आंसर वाली बुक होगी उसमें आप देख लेंगे आराम से। इसके बाद आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज, आपसे पूछी जाएंगी कार्बन कंपाउंड्स की। ये वाला टॉपिक काफ़ी समय से डिलीट होता आ रहा था, लेकिन इस बार ये डिलीट नहीं हुआ है, तो इसलिए पूरे पूरे चांसेस है इसमें से क्वेश्चंस के आने के। तो देखो, कंबशन वाली रिएक्शन है यहाँ पर, 3 रिएक्शन याद कर लो, 2 भी याद कर लो कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंबशन का मतलब क्या होता है, कार्बन के किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो हम क्या बनता है, CO2, वाटर, हीट और लाइट, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ये। इसके अलावा यहाँ पर आएगा हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में याद रखेंगे, एक रिएक्शन रट लो और कुछ नहीं करना, बस कुछ नहीं करना। इथेनॉल की आप थ्योरी भी अगर ना इसमें लिख पाओ ना अगर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन आप जरूर लिखेंगे। देखो एक बात ध्यान रखना, केमिस्ट्री में अगर मान लो कोई क्वेश्चन आता है, आपको उसका आंसर नहीं आता, थोड़ा बहुत अगर आपको उसका पता है, तो आप उसमें रिएक्शन जरूर लिख दें, नंबर आपको मिल जाएंगे ज़रूर। थ्योरी लिखोगे तो ज़रूरी नहीं है टीचर पूरी थ्योरी पढ़े, हाँ, लेकिन अगर आपने रिएक्शन अगर ढंग से लिखी हुई है, कुछ केमिकल के नाम वगैरह अगर ठीक से लिखे हुए हैं, तो चांसेस है कि आपको नंबर उसमें मिल जाएंगे। एडिशन रिएक्शन मतलब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका एक एप्लीकेशन याद रखेंगे कि हम इसमें जो ऑयल का हाइड्रोजनेशन करते हैं तो वो क्यों करते हैं, क्या होता है, वो भी सारा आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। लास्ट आएगी हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मीथेन की क्लोरीन से करा देते हैं, क्लोरोमीथेन बनता है हमारा और HCl बनता है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है ये, ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये पॉइंट्स में 4-5 आपको यहाँ पर दे रखी है, इन्हें याद कर लें। और 2 रिएक्शन यहाँ पर आपको इसकी दी हुई है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। एक तो होता है सोडियम के साथ रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और दूसरी ये इथेनॉल का जब हम H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो इथीन बनता है। देखो ये घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ आपको टेम्परेचर याद रखना जरूरी है। पूरी केमिस्ट्री में ये एक टेम्परेचर है जो आपको याद रखना है, 443 केल्विन, एक इस चैप्टर में है, और एक जिप्सम वाला टेम्परेचर जो 373 केल्विन था,
सेकंड चैप्टर में, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि अगर हम इथेनॉल के H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है हमारे इथीन, और साथ में क्या बनता है H2O, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर आएगा अब इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज़, ये भी आप 4-5 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, इन्हें ज़रूर याद कर लेंगे। इसमें एस्टरिफिकेशन रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लें इसको अच्छे से बिल्कुल। इसके बाद एक ये रिएक्शन हो जाएगी इथेनोइक एसिड की NaOH के साथ, तो सोडियम एसीटेट इसमें बनता है। और ये दो रिएक्शन ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में दोनों रिएक्शन हमने पढ़ी हुई है कि सोडियम कार्बोनेट की इथेनोइक एसिड के साथ कराने पर क्या होता है। और लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा सोप एंड डिटर्जेंट। तो सोप एंड डिटर्जेंट में हम क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप के बारे में बात करेंगे। तो ये थ्योरी वाला टॉपिक है, एक बार अगर आप पढ़ लेंगे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। और लास्ट हमारा आएगा सोप और डिटर्जेंट के बीच में डिफरेंस, सोप और डिटर्जेंट के बीच में डिफरेंस। तो 3 डिफरेंस याद कर लो, किसी भी बुक में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस चैप्टर में ये था मोटा मोटा सारा हमारा। अब जो बुक के क्वेश्चंस है वो आपको कौन से करने हैं, MCQs तो सारे कर लेना, एक बार देख लेना। 5th क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपसे पूछी जाती है बनाने के लिए। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में डिफरेंस आएगा आपका। और हाइड्रोजनेशन 12th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि किसमें एडिशन रिएक्शन हो रही है। याद रखेंगे एडिशन रिएक्शन उसी में होगी जो एल्कीन होगा या एल्काइन होगा, ठीक है। और 14th 15 दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस इसके केमिस्ट्री के इतने सारे ये इंपॉर्टेंट है। 5th चैप्टर आपको पता है ये कट चुका है, इसलिए 5th चैप्टर के बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हमने केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको ये सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे की नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में हम फिजिक्स और बायो के बारे में बात करेंगे, तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना करते हैं, धन्यवाद।